तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। और मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। बहुत अच्छा लगता है जब आप सबसे रूबरू होता हूं, लाइव आता हूं। पूरे दिन की थकान मिट जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास में बैठ के मैं पढ़ रहा हूं और पढ़ा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण और चुने हुए आसान और कठिन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं। इस श्रृंखला में आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो बीपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेआईसी प्रवक्ता के लिए भी महत्वपूर्ण, टीट प्लस बी के लिए भी महत्वपूर्ण, यूजीसी के लिए भी महत्वपूर्ण। सभी परीक्षाओं से चुने हुए प्रश्न हैं ये, जो प्रयोजन मूलक हिंदी से पूछे। प्रयोजन मूलक हिंदी को फंक्शनल हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो इसे फंक्शनल हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए बताइए आप सब सवालों के जवाब। तो आज का पहला सवाल है, आज का पहला सवाल है, प्रयोजन मूलक हिंदी की दूसरा हिंदी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? प्रयोजन मूलक हिंदी का दूसरा नाम क्या है? यहां आपको बताना है। चलिए फटाफट बताइएगा। प्रयोजन मूलक हिंदी का दूसरा नाम आप सबको बताना है। किसका दूसरा नाम क्या है? आज जितने भी प्रश्न हैं, थोड़ा जल्दबाजी में प्रश्न बनाया गया, 1 घंटे पहले ही प्रश्न बनाया गया है, जिसकी वजह से सभी में ऑप्शन केवल 3 ही मिलेंगे आपको। कितने ऑप्शन मिलेंगे? सभी में आपको केवल 3-3 ऑप्शन ही मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आसानी होगी आप सबको जवाब देने में। ऑप्शन ए, बी, सी, यहां तक आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो प्रयोजन मूलक हिंदी का दूसरा नाम क्या है? यानी इसका पहला नाम तो आप जानते ही हैं क्या है। पहला नाम है इसका प्रयोजन मूलक। दूसरा अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? फंक्शनल हिंदी कहते हैं। अगर अंग्रेजी में भी पूछ लिया जाए कि प्रयोजन मूलक हिंदी को किस नाम से जानते हैं, तो राइट आंसर होगा कि प्रयोजन मूलक हिंदी को फंक्शनल हिंदी कहते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी का जो दूसरा नाम है वह क्या होगा? यहां पर सुप्रिया, अमित, पूजा, अरुणदीप और परबिला, ये लोग आ चुके हैं। जितने लोग भी लाए हैं वो लाइक कर दें और आगे हम बढ़ते हैं। तो प्रयोजन मूलक हिंदी को हिंदी में क्या कहेंगे या दूसरा नाम क्या कहेंगे? इसे हम कामकाजी हिंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? कामकाजी हिंदी भी कहते हैं। यानी ये केवल कार्यालय की हिंदी नहीं होती। कार्यालय की हिंदी अगर इसे कहें तो हम राजभाषा कहेंगे। क्या कहेंगे? राजभाषा। देखिए दोनों में अंतर क्या है। कामकाजी हिंदी, कामकाजी हिंदी और कार्यालयी हिंदी, कार्यालयी हिंदी, दोनों में अंतर क्या है? कार्यालयी हिंदी जो होती है यह ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। कार्यालयी हिंदी की अंग्रेजी होती है ऑफिशियल लैंग्वेज, जबकि प्रयोजन मूलक हिंदी की अंग्रेजी होती है फंक्शनल हिंदी। तो फंक्शनल हिंदी और ऑफिशियल हिंदी, कार्यालयी हिंदी में अंतर। कार्यालयी हिंदी क्या है? वो सरकार के कामकाज में प्रयोग आने वाली हिंदी है। कार्यालयी हिंदी क्या होती है? वो गवर्नमेंट के कामकाज में काम में आती है। और कामकाजी हिंदी कैसी है? रोजगार पे काम में आती है। तो रोजगार परक जो भाषा है, ठीक है, और ये किस प्रकार की भाषा है? सरकारी कार्यालयों की भाषा। तो पहले अगर आप इसके अंतर को समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक बार कमेंट करके आप सब बता दीजिए कि क्या आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए। किसमें अंतर? कामकाजी हिंदी यानी प्रयोजन मूलक हिंदी और कार्यालयी हिंदी, इसमें अंतर आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे। ठीक है,
जो दिल बरसा रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोई दिल की बारिश कर रहा है। समझ में आ गया? तो जो प्रयोजन मूलक हिंदी है उसे कामकाजी हिंदी कहते हैं और यह रोजगार को ध्यान में रख के काम करती है। और जो कार्यालयी हिंदी है इसे हम सरकारी कार्यालयों में काम में लाते हैं, इसे मानक हिंदी कहते हैं, इसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, इसे राजभाषा कहते हैं। कामकाजी हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी और फंक्शनल हिंदी, ये तीनों नाम इसके हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ के आप रखिए। आज का दूसरा प्रश्न, मुसलमान शासकों के शासन की भाषा क्या थी? मुसलमान शासकों के शासन की भाषा क्या थी? यह भी काफी अच्छा प्रश्न है। तो भारत में जब इस्लाम आता है तो स्वाभाविक है कि अपने कामकाज के लिए उसने अपनी भाषा का प्रयोग करना चालू कर। तो उसने किस किस भाषा का प्रयोग किया? बोलचाल की हिंदी का प्रयोग किया, या फिर उसने अरबी और फारसी का प्रयोग किया? यह आपको बताना है। अब यहां एक भाषा है फारसी। फारसी भाषा भारत में किसके द्वारा राजभाषा के पद पर पहुंचाई गई? ग्यारहवीं शताब्दी में जब गजनवी आता है तो गजनवी ने भारतीय विजयों के साथ फारसी भाषा को पेश कर दिया। अकबर के शासनकाल में फारसी साहित्य का पुनर्जागरण हुआ। अकबर के दरबार में कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी किया गया और फिर बाद में मुगल सम्राटों ने ईरान के भाषाविदों को भारत बुलाकर उर्दू को फारसी शब्दों से समृद्ध करवाया और अपनी राजभाषा बनवा लिया गया। लेकिन 19वीं शताब्दी आने के बाद जब अंग्रेजों का आक्रमण होता है तो पुनः यह फारसी जो है वह राजभाषा के रूप में नहीं रह जाती। ठीक है, तो मुसलमान शासकों के शासन की भाषा क्या थी? तो पहले वो अरबी थी, फारसी यानी अरबी फारसी का सम्मिलित रूप था, और बाद में क्या हो गई? उर्दू। ठीक है, हिंदू शाही राजवंश की हार के बाद 10वीं शताब्दी के अंत में गजनवी के शासन के तहत शास्त्रीय रूप से फारसी का भारत में ऑफिशियल रूप से प्रयोग किया। यानी जब हिंदू शासक अंतिम हार जाता है तो फारसी भारत में स्थापित हो। भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा क्या? ये तो बहुत आसान सा सवाल है, मुझे लगता है कि सभी लोग इसका जवाब दे देंगे। उर्दू है, अंग्रेजी है या हिंदी। ठीक है, तो भारत की राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। 14 सितंबर 1949 को 343(1) में इसे भारत की राजभाषा घोषित किया। प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द का अंग्रेजी शब्द क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि प्रयोजन मूलक हिंदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो अंग्रेजी में इसे ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं कहते, ऑफिशियल लैंग्वेज को कार्यालयी हिंदी कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। लोकल हिंदी भी नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं फंक्शनल हिंदी। अभी भी मैंने आपको बताया था कि प्रयोजन मूलक हिंदी को किस नाम से जानते हैं? तो प्रयोजन मूलक हिंदी को फंक्शनल हिंदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो फंक्शनल हिंदी इज द राइट आंसर। किसी भी भाषा को सौंदर्य एवं गुणवत्ता प्रदान करती है, शैली, रीति या फिर वाक्य। कौन किसी भाषा को सुंदरता प्रदान करता? देखिए, ऐसा है कि एक राजा थे, राजा के 2 पुत्र थे, और राजा जब मरने लगा, उसको लगा कि मैं मर जाऊंगा, तो उसने अपना पूरा धन वैभव जो है वो दान देना चाहा। ये दोनों बच्चे तो नकारे हैं, तो बच्चों ने कहा नहीं नहीं, ऐसा है कि आप मुझे मौका दीजिए, मैं अपने आप को साबित करूं।
राजा ने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा, ऐसा है, तुम जाओ, तुम पूरब के देश में जाओगे और तुम पश्चिम के देश में जाओगे, और वहां जाकर तुमको करना क्या है कि दोनों राजाओं को भूसा देना है। क्या देना है? भूसा देना है, और देकर चले आना है। जो चला आएगा उसी को मैं राजा बना दूंगा। उनको लगा बड़ा आसान सा काम है, लेके चले गए। पूरब का जो था वो गया और कहा कि हमारे महाराज ने आपके लिए एक गिफ्ट भेजा है, उपहार भेजा है, और वो कहते हैं कि आप बहुत ही यशस्वी हैं और आपकी कीर्ति जो है वह पूर्णमासी के चांद की भांति है। किस तरह से है? पूर्णिमा के चांद की भांति है। और ये भूसा उन्होंने भेजा है, कहा है कि भूसा आप ले लीजिए। राजा के दरबार के जो मंत्री थे कहे, अरे इसको पकड़ लीजिए, अरे ये तो बहुत बड़ा मुझे कोई जालसाज लगता है, बताओ भूसा लेके आया है और हमारे राजा को बता रहा है कि पूर्णमासी के चांद हैं, और एक एक दिन जो है, मतलब जैसे चांद छोटा हो जाता है पूर्णमासी के बाद, वैसे अब आपकी कीर्ति खत्म होगी, आप अपकीर्ति आपकी बढ़ेगी। तो पहले बेटा को पकड़वा लिया गया। दूसरा बेटा जो पश्चिम में गया था उसको क्या कहा गया? वो गया तो कहे, भाई तुम बताओ। तो कहे, हमारे राजा आपसे बहुत प्रसन्न हैं, उन्होंने प्रतीक के रूप में यह भूसा भेजा है, और वो बहुत ही ज्यादा मवेशियों के, जानवरों के पेट लवर हैं, जानवरों के प्रेमी हैं। तो वो ये एक नमूना भेजे हैं, इसके अलावा और भी जानवरों के लिए भोजन वो आपके पास भेजना चाहते हैं, और उन्होंने कहा है कि आपकी कीर्ति जो है वह द्विज के चांद की तरह से है, द्विज के चांद की तरह से है, जो प्रतिदिन और हमेशा बढ़ती ही जाएगी। तो उनसे राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उनको उपहार देके लौटा दिए। दोनों ने बात लगभग आसपास की, लेकिन दोनों की शैलियों में जो खूबसूरती थी उसकी वजह से एक पकड़ा गया और एक जो है वहीं पर छोड़ दिया गया, इनाम दिया गया उसको। तो किसी भी भाषा को सौंदर्य और गुणवत्ता वाला जो बनाती है वो शैली बनाती है। एक ही घर में कई बच्चे होते हैं, लेकिन एक बच्चे को कुछ लोग ज्यादा प्यार करते हैं, कहते हैं इसकी भाषा बहुत अच्छी है, और दूसरे को देखते कहते हैं हाँ आ गया गंवरवा, इस तरह से गालियां देते हैं। भाषा की अभिव्यक्ति का माध्यम है शैली, रीति या वाक्य। देखिए, आपसे वादा करता हूं कि जितने भी प्रश्न कराऊंगा उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको नए मिलेंगे, नए प्रश्न एकदम बढ़िया, सब परीक्षा के लायक, ताजे ताजे। तो भाषा की अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? शैली है, रीति है या वाक्य है? तो देखिए, भाषा केवल वाक्य से तो आती नहीं, भाषा रीति से भी नहीं आती। भाषा की अभिव्यक्ति का माध्यम क्या होता है? वह शैली होती। अब आप एक वाक्य से अपनी भाषा को पूर्ण थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो कई जब वाक्य उसमें एकत्रित होंगे तो एक शैली का निर्माण करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा राइट आंसर। किसी विशिष्ट क्षेत्र में एक विशिष्ट अर्थ के व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशिष्ट क्षेत्र में एक विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 7 बताइए। फंक्शनल हिंदी, पारिभाषिक शब्द, ऑफिशियल हिंदी। बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, समझिएगा। देखिए, ऑफिशियल हिंदी कार्यालयी भाषा है, ऐसा नहीं है। भारत में राजभाषा के तहत, राजभाषा आयोग के तहत एक पारिभाषिक शब्दावली आयोग का निर्माण, यानी उस शब्द का उस क्षेत्र के लिए अर्थ हो, यानी उस शब्द को लिखने के बाद उसकी एक परिभाषा भी बनेगी। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट क्षेत्र के लिए, यानी एक ही शब्द अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग परिभाषा दे सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा वह पारिभाषिक शब्दावली हो। जैसे एक शब्द आपके लिए रख दूं, प्रतिपत्र। प्रतिपत्र, प्रतिपत्र का एक अलग ही पारिभाषिक अर्थ निकलता है।
ठीक है, एक अलग ही इसका अर्थ निकलेगा। बाकी अगर आप हिंदी में एक अर्थ निकालेंगे तो इसका अलग अर्थ निकलेगा, लेकिन पारिभाषिक शब्दावली के अनुसार इसका अपना एक अलग अर्थ होता है। मई 2019 में गूगल ने कहा था कि खोज सर्च करने के लिए भारत के अधिकांश लोग कौन सी भाषा पसंद करते हैं। 2019 में एक सर्वे किया गया जिसमें यह बात सामने आई। तो भारत के लोग जो हैं उन्होंने कहा कि हिंदी में सबसे अधिक सर्च होता है भारत से, यानी लोग क्या करते हैं, सबसे अधिक हिंदी के शब्दों का प्रयोग करते हैं, हिंदी सबसे अधिक वो खोजते हैं गूगल। रेडियो विज्ञापन विशुद्ध रूप से है, जबकि टीवी विज्ञापन ऑडियो और विजुअल है। ये आपको बताना है। हालचाल बाद में लीजिएगा, पहले जवाब दीजिए। रेडियो विज्ञापन विशुद्ध रूप से है, जबकि टीवी विज्ञापन ऑडियो और विजुअल है। तो यहां बताना है कि रेडियो जो है वह किस प्रकार का विज्ञापन प्रस्तुत करता है, रेडियो जो है उसमें किस तरह के विज्ञापन आते हैं। तो साथियों नमस्कार, जयमाला में आप सबका स्वागत। आइए सुनते हैं या रहमान की म्यूजिक, ये गीत। इस तरह से जब या बहुत सारे आपके पसंदीदा आरजे रहे होंगे जो बोलते रहे होंगे, तो वहां वो क्या ही करते थे, केवल ऑडियो का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑडियो आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनोटाइप का आविष्कार कब हुआ। टाइप, लिनोटाइप क्या है। लिनोटाइप का मतलब होता है देवनागरी फॉन्ट, देवनागरी फॉन्ट। जैसे आप देखते हैं कि बाल गंगाधर ने बहुत सारे फॉन्ट बताए, तो कितने फॉन्ट होते हैं, यानी कितने कीवर्ड्स होते हैं, कितने कीवर्ड्स पर आप टाइपिंग कर सकते हैं, उस का जो फॉन्ट है वह लिनोटाइप कहा जाता है। तो देवनागरी का जो लिनोटाइप है जिसपे आप हिंदी लिखते हैं, वह सन 1890 में तैयार किया गया। कब तैयार किया गया, 1890 में। उद्योग के रूप में कब प्रेस की शुरुआत हुई, एक उद्योग के रूप, उद्योग के रूप में प्रेस की शुरुआत कब की गई। बहुत बढ़िया सा सवाल है। सन 1670 में, 1670 में उद्योग के रूप में प्रेस की शुरुआत हुई। ठीक है, यानी छापाखाना। छापाखाना का विकास किस दौर में हुआ, सामाजिक क्रांति, धार्मिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति। अगर किसी ने आदिकाल मुझसे पढ़ा होगा तो उसको यह जवाब जरूर मालूम हो। बहुत आसान सा सवाल है, प्रयास करिएगा, सभी लोग प्रयास करिए। ललिता, सीमा, बेबी, मीना, संगीता, कल्पना, प्रतिभा, सभी लोग एक बार प्रयास करिए, बताइए कि छापाखाना का विकास किस दौर में हुआ। क्या वो सामाजिक क्रांति का दौर था, क्या वो धार्मिक क्रांति का दौर था, क्या वो सांस्कृतिक क्रांति का दौर था। अमृता जी ने एकदम सही जवाब दिया है, धार्मिक क्रांति। देखिए, भारत में अंग्रेजों ने भी छापा खाना क्यों खोला, क्योंकि वो यहां के पढ़े लिखे लोगों को ईसाई में कन्वर्ट करना चाहते, उन्हें हिंदी भाषा में ईसाइयत की शिक्षा देना चाहते। तो कुल मिलाकर छापे खाने का जो विस्तार हुआ, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही किया गया शुरुआत में, सामाजिक क्रांति के लिए नहीं किया गया। किसके लिए किया गया, धार्मिक क्रांति के लिए किया। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही छापे खाने की शुरुआत हुई थी, तो धार्मिक क्रांति इसका बहुत सही जवाब।
देखिए हमारी क्लास में प्रश्न बहुत कठिन रहते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग टिकते नहीं हैं, वो एक बार देख के चले जाते हैं। अगर बहुत आसान आसान से सवाल जो आपको आते हैं वो मैं कराऊं तो कहेंगे अरे वाह गुरुजी, बहुत सारे लोग लाइव रहते हैं। लेकिन जब कठिन प्रश्न होता है तो एक साइकोलॉजी के अनुसार जब लोग उत्तर नहीं दे पाते हैं तो हीन भावना का शिकार हो जाते हैं और वो क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो देखिए जब तक आप कठिन सवालों के जवाब नहीं देंगे, जो सवाल आपको पहले से ही आ रहा है उसका जवाब देने से आपको क्या ही फायदा होगा। ऐसे सवाल सीखिए जो आपको नए मिले और आप उसका जवाब न दे पाए या जवाब दें तो कंफ्यूज रहें, जिससे आपकी बढ़ोतरी हो। ठीक है, तो चलिए, छापाखाना का विकास किस दौर में हुआ था? तो धार्मिक क्रांति के दौर में हुआ। समझ में आ गया सबको कॉन्सेप्ट क्यों था ऐसा? नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रण तकनीकी को सन 1556 ईस्वी में गोवा लाए, वो प्रकाशित करने लगे। मुद्रण तकनीक यानी छापाखाना की जो शुरुआत की गई वो सबसे पहले गोवा में की गई। और गोवा में जब वो लाते हैं तो उन्होंने छापाखाना के तहत 1556 में जब छापाखाना की शुरुआत होती है तो वहां पर आकर वो धर्म ग्रंथों को छापे और धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया, बाइबल का अनुवाद किया और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया कि लोग जल्दी जल्दी न्यूज़पेपर, कोई भी चीज जहां छपती है उसे छापाखाना कहते हैं, प्रेस जिसको कहते हैं हिंदी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा धर्म ग्रंथ। सन 1561 में गोवा में प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? यानी जिस समय ये छापाखाना आता है उस समय जो पुस्तक छपी उसका नाम क्या था? समझिएगा, कल भी क्लास हुई थी। अब अभी अभी मैंने आपको बताया कि भारत में 1561 में गोवा में जो छापाखाना खोला गया उसमें उन्होंने पहली पुस्तक कौन सी छापी होगी? ये तो क्लियर है कि कोई धर्म ग्रंथ ही छापे होंगे, लेकिन कौन सा धर्म ग्रंथ उन्होंने छापा था? तो वो भारत के किसी धर्म ग्रंथ को नहीं छापे थे, उन्होंने बाइबिल को छापा था। किसको छापा था? बाइबिल को छापा था। तो ये राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइबिल पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? अभी भी हम लोगों ने देखा, तो उसका प्रकाशन 1561 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मास्टर फॉर्म या टेम्पलेट का उपयोग करके किसी टेक्स्ट या छवि, इमेज की अनेक प्रतियां बनाना, इसे क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी का उद्देश्य क्या है कि आप हिंदी को पढ़कर पैसा कमा सकें, विज्ञापन में उसका प्रयोग कर सकें, फिल्म इंडस्ट्री में उसका प्रयोग कर सकें। यानी व्यावसायिक भाषा जो है उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शनल हिंदी कहते हैं। तो प्रयोजन मूलक हिंदी व्यावसायिक हिंदी से जुड़ा भाग है, फंक्शनल से जुड़ा हुआ भाग है। अब सभी कोर्सेज में, सभी पेपर्स में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न होते हैं कि आप चारों खाने चित्त हो जाते हैं। अरे ये कहां से पूछ लिया गया, ये तो सिलेबस में ही नहीं था। बीपीएससी में प्रश्न आता है, केवीएस में, एनवीएस में, टीजीटी में, पीजीटी में, हर बार इससे 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन कोई भी टीचर ऑनलाइन ऑफलाइन इसे नहीं पढ़ाता क्योंकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तो आप देख लीजिए, इसी में से सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। एक मास्टर फॉर्म या टेम्पलेट का उपयोग करके किसी टेक्स्ट या छवि, इमेज की अनेक प्रतियां बनाना। जब अनेक प्रति बना देते हैं तो आपने किताब खरीदा होगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे मेरे पास एक किताब है यहां पर, भारत और उनका नाट्यशास्त्र। ये किताब है, बहुत ही प्रामाणिक किताब है। इसमें देखिए, किताब का पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज। तीसरे पेज में यहां लिखा गया है मुद्रण, यानी ये अभी तक कितनी बार छप चुकी। तो जब भी आप इसकी 1 से अधिक प्रतियां बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रण कहते हैं। तो जितने लोगों ने भी 16 का ए जवाब दिया है उन सबको बधाई। बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं, बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि इतने कठिन और ऐसे सवाल जिसको आमतौर पर आप सब नहीं पढ़ते हैं फिर भी आप सही जवाब दे रहे हैं। मुद्रण का दूसरा नाम क्या है? कॉपी, छपाई या बदलाव?
अभी भी हमने बताया। तो इसका दूसरा नाम क्या है बताइए, मुद्रण का दूसरा नाम क्या है? जवाब दो यार, कसम से ऐसा लगता है जैसे ठंडी आ गई है, रजाई में घुसे बैठे हो, मोबाइल अंदर ऐसे पड़ा है, ऐसे देख रहे हो। अरे टाइप करो फटाफट, जवाब दो। गलत हो सही हो जवाब देना सीखो मेरे प्यारे भाई, जल्दी चलो शुरू करो। वेरी गुड। रेनू ने 17 का भी, अरुणदीप ने 17 का भी, कल्पना ने ए, शशि जी ने 17 का ए। देखिए मैं आपको एक साइकोलॉजी समझाता हूं। अगर आप सवालों के जवाब लिखते हैं, गलत होता है तो अपने आप को आप धिक्कारते हैं, और जब आप अपने आप को धिक्कारते हैं तो वो प्रश्न जीवन में गलत नहीं। सही हो जाता है तो एप्रिसिएट करते हैं, तब भी वो प्रश्न जीवन में गलत नहीं हो। तो जो गलत भी जवाब नहीं देगा, सही भी जवाब नहीं देगा, उसके पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं। वो ऑनलाइन पेपर में जो आप प्रश्न गलत करके आते हो ना, वो कौंधता रहता है मन में, यार गलत कैसे हो गया, गलत कैसे हो गया। अब वो सवाल आपका जीवन में कभी नहीं गलत। तो जब आप ऑनलाइन क्लास करिए तो सवाल का जवाब सभी लोग जरूर दीजिए। नहीं दे रहे हैं, केवल क्लास को देख रहे हैं, इसका मतलब उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मुद्रण का दूसरा नाम क्या है? छपाई है। मुद्रण का दूसरा नाम क्या है? छपाई है। 18, मुद्रण का इतिहास कम से कम कितने वर्ष पुराना है? कितने वर्ष पुराना है? तो 1300-1400 वर्ष पुराना है। 1300-1400 वर्ष पुराना। स्वतंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाए रखने में मुद्रण महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। यह किसने कहा है? यह कथन है चार्ल्स डिकेंस का। चार्ल्स डिकेंस का उत्तर है। ध्वनि से तथा अक्षरों से शब्द बनते हैं। तो ध्वनि से क्या बनता है? ध्वनि से अक्षर बनता है, और अक्षरों से क्या बनते हैं? शब्द बनते। शब्दों के योग को क्या कहा गया है? तो शब्दों के योग को वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाक्य कहा। ऋषि मुनियों ने सुनने की क्रिया को क्या कहा है? बताइए। अगर यह सवाल किसी का गलत हुआ तो समझो कि चुल्लू भर पानी में नहा लेने वाला काम किया। अगर किसी ने यह सवाल गलत किया तो आप चुल्लू भर पानी में नहाने योग्य। ऋषि मुनियों ने सुनने की क्रिया को श्रुति कहा है, इसीलिए वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। यानी 22 का 20 सही। ऋषि मुनियों ने समझने की प्रक्रिया को क्या कहा? स्मृति, वाक्य या श्रुति? तो सुनने को श्रुति और समझने की प्रक्रिया को स्मृति कहा है। प्राचीन काल के अनेक ग्रंथ पर लिखे मित्र किस पे मिलते हैं? तो बहुत सारे ग्रंथ जो थे वो भोजपत्रों पर लिखे होते। किस पे लिखे होते थे? भोजपत्रों पर लिखे होते। बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, वृक्ष के छाल पर, भोजपत्रों पर ये लिखे। सन 105 ईस्वी में कागज का आविष्कार हुआ। नागरिक ताइलून ने कपास एवं सलमल की सहायता से इसे बनाया था। अब आपको बताना है कि ये कहां का व्यक्ति था। तो आपको मालूम ही होगा ये व्यक्ति कहां का था। तो ये चीन का व्यक्ति था। सन 712 ईस्वी में कहां सीमाबद्ध और स्पष्ट ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत हुई? तो चीन में सबसे पहले कागज, कलम और छपाई खाना, इन सब की शुरुआत होती। सन 650 ईस्वी में प्रकाशित संसार की पहली मुद्रित पुस्तक का नाम क्या है? सबसे पहली पुस्तक जो आती है वो आती है हीरक सूत्र के नाम। 650 ईस्वी में प्रकाशित संसार की पहली मुद्रित पुस्तक, क्या नाम है? हीरक सूत्र। कहां दुनिया का पहला मुद्रण स्थापित हुआ? पहला छापाखाना
कहां हुआ? तो अभी भी मैंने बताया चीन में, चीन वालों ने कागज की भी खोज की और चीन वालों ने मुद्रण भी सबसे पहले शुरू। मुद्रण के आविष्कार और विकास का श्रेय किसे जाता है? यह भी आसान सा सवाल है, दोनों चीन के लिए ही जाता है। छोटे टाइपों का प्रयोग सर्वप्रथम 1400 ईस्वी में कहां हुआ? ठीक है, तो यूरोप में बहुत छोटे छोटे टाइप, यानी कि टाइप में भी कुछ बड़े टाइप होते हैं, कुछ छोटे टाइप होते हैं। पहले बहुत बड़े बड़े टाइप, क लिखना, जितना बड़ा क लिखना पड़ता था, छोटा टाइप था ही नहीं। तो उसको छोटा करने का जो काम किया गया सबसे पहले यूरोप में किया। 1456 ईस्वी में बाइबल की 300 प्रतियों को प्रकाशित कर कहां भेजा? ठीक है, तो इसे प्रकाशित कर कहां भेजा गया था? पेरिस भेजा गया था। कहां भेजा गया था? पेरिस। मुद्रण कला जर्मनी से आरंभ होकर किन देशों में फैल गई? तो यूरोप के जो देश थे तो उसमें यह जर्मनी में आती है और बाद में पूरे यूरोप के देशों में फैल जाती है। आज वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने का प्रमुख हथियार क्या है? अब ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान है और ये प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित। देखिए, अगर आप 12वीं की एनसीईआरटी पुस्तक ले लें, 12वीं की एनसीईआरटी पुस्तक ले लें और उसमें जो है संचार माध्यम, उसका नाम है, क्या नाम है? संचार माध्यम। तो जितने प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं 12 हिंदी के संचार माध्यम में सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। 12वीं हिंदी में संचार माध्यम के सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। 11वीं 12वीं। वस्तुओं की बिक्री के लिए सबसे ज्यादा क्या कारगर है? विज्ञापन। विज्ञापन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ठीक है, तो शब्द होता है ज्ञापन। ज्ञापन माने विशिष्ट प्रकार का जो ज्ञापन होता है, अर्थात विज्ञापन। तो यहां पर वि उपसर्ग लगा। ज्ञापन का अर्थ क्या है? ज्ञापन का अर्थ क्या है? तो यहां पर विशेष जानकारी, मुख्य जानकारी या प्रत्येक जानकारी। तो ज्ञापन का अर्थ होता है विशेष प्रकार की जानकारी। हिंदी को विश्व भाषा बनाने में की भूमिका की अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बहुत आसान सा सवाल है, सभी लोग जवाब दे देंगे कि इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है और इंटरनेट की वजह से अन्य देशों के लोग भी हिंदी सीख रहे हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और इस बाजार में अगर कोई वस्तु बेचनी है तो उनको यह भाषा सीखनी पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति की वाहक है बोलियां, भाषाएं या संस्कार? तो संस्कृति की जो वाहक है, जो कल्चर है, वो हमारा भाषाओं के वजह से विकसित होता है। एक देश से दूसरे देश, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है, किसकी वजह से जाता है? तो संस्कृत की वाहक होती भाषाएं। डिजिटल दुनिया में हिंदी की मांग की तुलना में 5 गुना मांग ज्यादा तेज है, किसकी? देखिए, तो यहां पर अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हिंदी नहीं है। जैसे हिंदी में आप अपनी वेबसाइट नहीं बना सकते, अपना डोमेन नहीं बना सकते। जैसे आपको यहां .com लिखना है, .com, तो इसे आप हिंदी में नहीं लिख सकते, कॉम नहीं लिख सकते। यानी अपना डोमेन या बहुत सारा फंक्शनल चीज जो हिंदी में है वो अभी भी उपलब्ध नहीं है। तो डिजिटल दुनिया में हिंदी की मांग की तुलना में सबसे अधिक जो काम करती है वो काम करती है अंग्रेजी। तो राइट आंसर अंग्रेजी। हिंदी में प्रारूप लेखन शब्द अंग्रेजी का शब्द पर्याय है, ये आपको बताना है। प्रारूप लेखन, देखिए ऐसे ही प्रश्न आपके यहां पूछे जाएंगे कि प्रारूप, जैसे आप बीपीएससी का पेपर उठा लीजिए तो यहां आपको देखेंगे बहुत सारे प्रश्न ऐसे आपको मिलेंगे। तो प्रारूप लेखन यानी जो प्रारूप है, कहते हैं इसको उस प्रारूप में कर दीजिए, मतलब उस तरह से उसको ड्राफ्ट कर दीजिए। तो प्रारूप
लेखन को ड्राफ्टिंग कहते हैं। पत्र का वह कच्चा रूप वो क्या कहलाता है, यानी पत्र का जो कच्चा रूप है उसे हम क्या कहते हैं, तो प्रारूपण कहते हैं। प्रारूपण पत्र का कच्चा रूप होता है, फिर उसी को पक्का कर दिया जाता है। प्रारूपण का सबसे बड़ा गुण क्या होता है, तो ये क्या होता है, पहले हम उसको शुद्ध रूप में लिखते हैं, यानी शुद्धता के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रारूपण का सबसे बड़ा गुण शुद्ध। किसका प्रकाशन बिना किसी संशोधन के ज्यों का त्यों किया जाता है, ठीक है। प्रेस नोट नहीं, परिपत्र नहीं, प्रेस कम्युनिक। अगर कोई किसी ने कुछ कह दिया है, मान लीजिए राहुल गांधी जी आए या मोदी जी आए, उन्होंने अगर कोई बात कह दी है तो उसमें अपने से हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों हम मीडिया के सामने पहुंचा देंगे। में समय का बंधन होता है, किसमें समय का बंधन होता है, प्रेस विज्ञप्ति में समय का बंधन, कि भाई अब प्रेस विज्ञप्ति 3 बजे बुलाई गई है तो 3 बजे ही पहुंचना है, उसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं। प्रेस नोट की भाषा को समाचार पत्र का बदलकर मूल भाव की रक्षा करते हुए प्रकाशित कर सकता है। कौन कर सकता है, देखिए प्रेस नोट की जो भाषा है, मान लीजिए किसी ने प्रेस नोट जारी किया समाचार पत्र में छापने की, और मैं संपादक हूं, तो मैं अपनी तरीके से उसमें परिवर्तन कर सकता हूं। इसीलिए आप देखिए, आपने अगर हो सकता है कई बार आपने समाचार पत्रों में कोई स्टेटमेंट दिया होगा, लेकिन वो स्टेटमेंट उस तरह से नहीं छपता है, संपादक अपनी तरीके से उसको छापता है, तो संपादक हो। सरकार के निर्दिष्ट समय से पूर्व किसका प्रकाशन हिंदी में नहीं किया जा सकता, देखिए जो प्रेस विज्ञप्ति होती है उसको जिस भाषा में दिया गया है उसी भाषा में किया जा सकता है। अगर उसको बदलना है तो सरकार से की अनुमति लेनी पड़ती, यानी कि प्रेस विज्ञप्ति का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी पत्र या उसकी प्रतिलिपि को अन्य अधिकारियों को भी सूचनार्थ अथवा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजना होता। किसका प्रयोग, प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति या पृष्ठांकन। तो यहां जो पृष्ठांकन होता है, पृष्ठांकन का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी पत्र या उसकी प्रतिलिपि को अन्य अधिकारियों को सूचनार्थ अथवा आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजना हो, यानी पत्र एक ही रहेगा, उसे अन्य लोगों को भी भेजना होता है। किसी कार्यालय के एक या एक से अधिक कर्मचारियों से संबंधित पदोन्नति, नियुक्ति, अर्जित अवकाश की स्वीकृति आदि से संबंधित सूचना के लिए लिखे जाने वाला पत्र क्या कहलाता है। तो होता यह है कि एक से अधिक कर्मचारियों के लिए अगर कोई सूचना निकालनी हो, एक से अधिक, तो वो क्या होता है, कार्यालय का आदेश होता है, वो पूरे कार्यालय के लिए ही आदेश होता है, तो कार्यालय आदेश का प्रयोग केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच में किया जाता है। किसका, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन या पृष्ठांकन। तो एक कार्यालय से दो कार्यालय के बीच में कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है, वहां आदेश का प्रयोग नहीं किया जाता है। मान लीजिए गृह मंत्रालय से राजभाषा मंत्रालय में राजभाषा के लिए कोई बात किया जाए या विधि मंत्रालय में कोई बात किया जाए, तो वहां पर कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग। जब किसी पत्र का उत्तर आने में अत्यधिक विलंब हो जाता है तो संबद्ध अधिकारी को पुनः स्मरण दिलाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, स्मरण
यानी अनुस्मरण पत्र, उसको पुनः याद कराने के लिए अनुस्मरण पत्र का प्रयोग किया। कोई आदेश या सूचना बहुत से कर्मचारियों या अधिकारियों के समान रूप से प्रसारित की जाती है, उस पत्र को क्या कहते हैं? तो एक पत्र का कई रूप जब हो गया तो उसे परिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपत्र। कोई आदेश या सूचना बहुत से कर्मचारियों अधिकारियों को समान रूप से अगर प्रसारित की जाए। पत्र का प्रयोग उस समय किया जाता है जब सचिवालय के एक विभाग को दूसरे विभाग से पूछताछ करनी होती है अथवा निर्देश लेना या देना होता है। पत्र भी दो प्रकार का होता है। एक होता है कार्यालयी पत्र, सरकारी और गैर सरकारी, इस तरह के भी पत्र होते हैं। फिर एक पत्र होता है औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। यहां पूछा गया है कि यह किस प्रकार का पत्र हो। इसका नाम होता है गैर सरकारी। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज होके गलत करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा गैर सरकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धशासकीय पत्र प्रेषित के नाम से भेजे जाते हैं। अर्धशासकीय पत्र जो, तो ये व्यक्तिगत के नाम से भेजे जाते हैं। मान लीजिए मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूं, DIUS हूं, तो यहां पर व्यक्तिगत पत्र भी हमारे नाम से भेजा जा सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत। सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों में प्रशासन से संबंधित पत्र को क्या कहा जाता है? ये तो बहुत आसान है, शासकीय पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों में प्रशासन से संबंधित जो पत्र होते हैं उनको शासकीय पत्र। और समास का प्रयोग करके शब्दों को कम किया जा सकता है। किसका प्रयोग करके? देखिए, संधि, संधि और समास का प्रयोग करके शब्दों को कम किया जा सकता है। स्वाभाविक है, कोई बड़ा शब्द है तो उसमें हम संधि कर देंगे। तो प्रधानाचार्य है तो प्रधान आचार्य कह के न कह के प्रधानाचार्य कह दें, शब्दों की संधि कर दें। ठीक है, ये संधि और समास। कार्यालयों में आए पत्र पर अथवा कार्यालय की स्वतंत्र आवश्यकताओं की संपूर्ति के लिए क्या तैयार किया जाता है? तो अंतिम में एक टिप्पणी तैयार की जाती है। क्या तैयार की जाती है? उसे टिप्पणी कहते हैं। राइट आंसर टिप्पणी। मंत्री, प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति आदि के द्वारा लिखी गई विशेष टिप्पणियां क्या कही जाती हैं? तो प्रधानमंत्री जी जो टिप्पणी लिखते हैं उसको टिप्पणी न कह के मिनट कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने जो कोई बात लिख दिया तो क्या होता है? उसे मिनट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर सरकारी कार्यालयों में जो पत्र मामले पहली बार प्राप्त होते हैं उन्हें प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया के रूप में टिप्पणी लिखे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो स्वाभाविक है कि वो पहली बार लिखी जाती हैं, इसलिए वो सामान्य टिप्पण होते हैं। क्या होते हैं? सामान्य टिप्पण होते हैं। अनुभागीय टिप्पण का दूसरा नाम क्या है? तो इसे विभागीय टिप्पण के नाम से भी। अनुभागीय टिप्पण को किस नाम से जानते हैं? विभागीय टिप्पण। विस्तृत टिप्पणों को क्या कहा जाता है? जो बहुत फैलाव वाले होते हैं, तो उसे संपूर्ण टिप्पण कहते हैं, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। एक कार्यालय से किसी दूसरे कार्यालय अथवा मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को कुछ कार्यालयी जानकारी देने के लिए सीधे भेजने वाले टिप्पण को क्या कहा जाता है? जो सीधे भेज दिए जाते हैं, यानी उसमें देर न किया जाए, इसलिए उसको अनौपचारिक टिप्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनौपचारिक टिप्पण। किस टिप्पण में सभी कार्यालयी नियमों तथा शर्तों आदि का सही सही अनुपालन किया जाए? सही सही, तो ये होते हैं अनौपचारिक टिप्पण। हिंदी भाषा की अत्यंत आधुनिक एवं सर्वोपयोगी प्रयुक्ति में प्रयुक्त आता है कार्यालयी, कामकाजी या नियमित। तो आप जानते हैं कि हिंदी का जो सबसे अधिक प्रयोग है वह राजभाषा के रूप में या कार्यालयी हिंदी के रूप में।
हर एक व्यक्ति को कम से कम कितनी भाषाएं सीखना समझना जरूरी है? ध्यान रखिएगा, एक तो आपकी मदर लैंग्वेज या जिसे आप मातृभाषा कहते हैं, एक, दूसरी आपकी जो नेशनल लैंग्वेज है, और तीसरी जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज। इस प्रकार से आपको कम से कम कितनी भाषाएं सीखनी चाहिए? तो ऑप्शन आपका 3 और 4 है। कम से कम एक आपकी मातृभाषा, एक राजभाषा और एक राष्ट्रभाषा। ठीक है, तो भारत की राष्ट्रभाषा कुछ नहीं है, तो आपको कम से कम अंग्रेजी, आपका रीजनल लैंग्वेज और हिंदी, इस तरह से 3 भाषा, और चौथी भाषा आप कोई भी सीख। भारत की राजभाषा क्या है? केंद्रीय स्तर पर दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? तो केंद्रीय स्तर पर दूसरी आधिकारिक भाषा आपकी अंग्रेजी है। किसी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? बहुत सारे लोग इसको गलत कर देते हैं। ये राज्य भाषा होती है, राजभाषा अलग होता है। राजभाषा और राज्य भाषा में अंतर होता है। ठीक है, ये राज्य भाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया? 22 भाषाओं, कल ही मैंने पढ़ा। संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा। तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं। राष्ट्रभाषा ही किसी देश की क्या होती है? राष्ट्रभाषा ही किसी देश की राजभाषा होती है। यानी जितने भी देश हैं, लगभग देशों में राष्ट्रभाषा और राजभाषा एक ही होती है, समान होती है, लेकिन भारत के साथ यह स्थिति नहीं है। भारत के संविधान सभा द्वारा कब हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949। भाषा हिंदी और उर्दू एकीकृत रूप है, यानी हिंदी और उर्दू को मिला दीजिए तो उसका एकीकृत रूप कौन सा है? बार बार हम बता चुके हैं, हिंदुस्तानी। क्या है? हिंदुस्तानी। भाषा की अवधारणा को एकीकृत भाषा या फ्यूजन भाषा के रूप में महात्मा गांधी द्वारा समर्थित किया गया था। किसे किया गया था? तो गांधी जी भी हिंदुस्तानी भाषा के समर्थक, यानी जिसमें उर्दू और हिंदी, संस्कृत, अरबी सभी भाषाएं मिली जुली। अकाउंट का हिंदी शब्द क्या है? तो आप सब तो जानते हैं, आप खुलवाने जाते हैं, क्या खुलवाने जाते हैं? खाता, अकाउंट। डिक्लेरेशन का हिंदी शब्द क्या है? कि मैं डिक्लेरेशन देता हूं, तो डिक्लेरेशन का शब्द है, ये आप सबको कमेंट करके जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन। मैनेजमेंट के लिए हिंदी शब्द क्या है? प्रबंधक या प्रबंध? तो राइट आंसर है प्रबंध। इस तरह से बहुत सारे ऑफिशियल लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, उन्हें आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि एक दिन आपको 50 ऐसे ऑफिशियल वर्ड बता दूं जो कार्यालयी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जिनका हिंदी से अंग्रेजी पूछा जाता है। जैसे बीपीएससी में पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी में, एलटी ग्रेड में, ज्यासी प्रवक्ता में एक आध शब्द पूछ लिया जाता है, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है जो अंग्रेजी में प्रयोग। तो साथियों, आज हम लोगों ने कुल 75 क्वेश्चन किए। कितने प्रश्न किए? 75। क्योंकि प्रश्न में बहुत ज्यादा कुछ समझने समझाने वाली स्थिति नहीं थी, इसलिए बहुत जल्दी निपट गया। ठीक है, अब कल आप सबसे पुनः मुलाकात होगी 10 बजे। ठीक है, एक नए चैप्टर के। आप लोग किस चैप्टर पर प्रश्नोत्तरी चाहते हैं वो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, जिससे सबसे अधिक कमेंट आएगा उस प्रश्नोत्तरी को हम शुरू। ठीक है, तो चलिए, अगर कोई पेड बैच ज्वाइन करना चाहता है तो आप हमें व्हाट्सएप करके हमारा बैच ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9828 95 92 33। तो आज के लिए इतना ही, कल आप सबसे मुलाकात होगी। अगर आज आपको प्रश्न अच्छे लगे हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, और किस टॉपिक पे प्रश्न चाहते हैं वो भी बताइएगा।
पुनः मुलाकात होगी।